नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकर। आप लोग जुड़ गए हैं टीजीटी पीटीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। थोड़ा सा वीडियो लंबी करने वाला हूं क्योंकि आप लोगों के लिए कट ऑफ के लिए वीडियो बना रहा हूं, कैलकुलेशन करके वीडियो बनाऊंगा। और बहुत ज़्यादा परेशान भी मुझे किया गया है इस वीडियो के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सेशंस में आकर के, क्लासेस में आकर के, EMRS की क्लास, DSSS की क्लास हो उसमें, बिहार की क्लास हो उसमें, UGC नेट की क्लास हो उसमें, सब ने आकर के लिखा कि सर इस पर एक वीडियो चाहिए, इसका आपकी क्या कैलकुलेशन कहती है। मेरी कैलकुलेशन के कुछ आधार हैं। तो जैसे KVS में जो कट ऑफ बताई थी वो लगभग लगभग सटीक हुई है। अब तक जो लगभग कट ऑफ बताई हैं वो ठीक गई हैं। बिहार में तो एक्यूरेट ही चली गई हैं, बिल्कुल। DSSS में एक्यूरेट चली गई थी। तो कुल मिलाकर के ये है कि क्योंकि उसकी कैलकुलेशन है, मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि आप में से बहुत ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन जिस कैलकुलेशन से हो जाए, कैलकुलेशन तो वो ठीक हो जाए। लेकिन क्या है ना, मैं कैलकुलेशन जो करूंगा उसका करने का कुछ आधार होगा। आधार क्या है? सबसे पहले आप लोगों को वैकेंसी पर बात कर लेता हूं। यहाँ जो है 350 सीट है, और इस 350 सीट में आप लोगों को यहाँ के कुछ आधार हैं। मैं आप लोगों को पहले पैरामीटर बता देता हूं कि ये जो EMRS की कट ऑफ बना रहे हैं हम, इसके क्या क्या पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर ये होता है जब ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, नेशनल लेवल का एग्जाम है, तो इसका क्या फर्क आता है? इसका फर्क ये आता है जब कोई स्टेट का एग्जाम होता है उसमें फॉर्म भरने वाले लोगों की संख्या कम होती है। दिल्ली में जब एग्जाम होता है, DSSS का एग्जाम होता है, तो उसमें साउथ के लोग नहीं भरते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग नहीं भरते हैं, या मुंबई का व्यक्ति यहाँ जो है नहीं भरता है, इस तरह से। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम होता है तो वहां दिल्ली के या उत्तर भारत के लोग नहीं भरते, दक्षिण भारत के नहीं भरते, वो रीजनल जो है आसपास के जो 1 2 3 आसपास के राज्य होते हैं उन्हीं के लोग ज्यादा भरते हैं। इसी तरह से दक्षिण में कोई एग्जाम होगा तो उसमें सब लोग नहीं भरते। लेकिन जब नेशनल लेवल का एग्जाम है और इसका EMRS का जो विद्यालय है वो मणिपुर में भी है, वो जो है दक्षिण में भी है, वो पूरे भारत में सब जगह इसके जो है 1 2 केंद्र तो सभी जगह हैं लगभग लगभग। तो वहां के स्टेट के लोग जो है इसके एग्जाम को भरते हैं। तो यहाँ संख्या जो है नेशनल लेवल का एग्जाम होने के कारण से फॉर्म भरने वालों की संख्या, आप लोगों तो केवल फॉर्म भरने वालों की संख्या सोचते हो, मैं इसमें फॉर्म भरने वालों में तैयारी करने वालों की संख्या कितनी है, अच्छी तैयारी जिनकी है उनकी संख्या कितनी है। फॉर्म तो कोई भी भर देता है, चलो भाई हमने जो है ये हम एलिजिबल हैं, हम फॉर्म भर देते हैं, तैयारी सब लोग नहीं करते हैं। हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं, हम जो अपना पैरामीटर बनाते हैं, उन विद्यार्थियों को बनाते हैं जो सच में तैयारी करते हैं, जो इस योग्य होते हैं, जिनका चयन हो। क्योंकि यहाँ बात चयन होने की हो रही है, फॉर्म भरने की, एग्जाम देने की नहीं हो रही है। तो जिनकी अच्छी तैयारी है तो वो हर जगह होते हैं, सब जगह होते हैं। हमें तो अपने आसपास के 1 2 2 3 4 राज्यों के लोग दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन पूरे भारत के जो राज्य हैं सभी ने, जिन्होंने अच्छी तैयारी की होगी, उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है नेशनल लेवल का एग्जाम होने से। तो नेशनल लेवल के एग्जाम में जो है वो कट ऑफ फैक्टर बिल्कुल अलग हो जाता है हमारा। यहाँ जो है वो 30 नंबर का आप लोगों का भाषा का एक वर्ग था। उस भाषा के वर्ग में जो अंग्रेजी है, संस्कृत वाले लोगों के लिए, अंग्रेजी में कुछ लोगों का ऐसा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जी संस्कृत का पेपर तो हमारा हो गया बढ़िया, 76 भी प्रश्न ठीक है, 76 प्रश्न ठीक है, लेकिन अंग्रेजी जो है उसमें 4 प्रश्न क्वालिफाई करने लायक नहीं है। आप लोगों को 30 अंक में से 10-10 नंबर की जो अलग अलग भाषा है उसको अलग अलग क्वालिफाई करना है। अंग्रेजी में आप लोगों को 4 प्रश्न ठीक करने हैं, वो कुछ लोगों के नहीं हुए हैं। एक ये समस्या है, सब कुछ अच्छा हो गया लेकिन इसमें जो है ये नहीं हो रहा है। तो कट ऑफ बनाने में ये वाली समस्या जो है यहाँ होती है। एक और फैक्टर यहाँ काम कर रहा है कट ऑफ को बढ़ाने में। कट ऑफ को बढ़ाने में फैक्टर ये काम कर रहा है, ये जो सिलेबस है इसका, ये सिलेबस उत्तर प्रदेश में PGT का जो एग्जाम होता है वो वाला सिलेबस है। PGT में, इसमें उत्तर प्रदेश से सिलेक्ट होने वाली संख्या आप लोगों को सबसे ज्यादा होगी। मैं आप लोगों को ये बात आज कह रहा हूं, कारण बता रहा हूं उसका। 2021 में उत्तर प्रदेश में PGT TGT का एग्जाम हुआ था, और PGT का एग्जाम दे करके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उनकी तैयारी ठीक थी, कुछ लोगों का इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो वो वाला सिलेबस जो है यहाँ पर था, उस सिलेबस की ठीक ठाक तैयारी लोगों ने जो है पहले से कर रखी थी। फिर उसके बाद उन्हें दोबारा वैकेंसी आने की उम्मीद होगी थी, तो जिनकी कोई कमी थी उन्होंने और सुधार कर लिया अपना। प्रयागराज एक बड़ा वर्ग है, दिल्ली एक बड़ा केंद्र है जहां से किसी भी एग्जाम में सिलेक्ट होने वाले लोग निकलते हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का पहले से उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम से मिलना भी जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में, बहुत ज्यादा भी नहीं,
तो भी जो है वो थोड़ा सा प्रभावित इसको करेगा। तो ये कुछ पैरामीटर जो मुझे लग रहे हैं, इन पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए आप लोगों की हम लोग बनाते हैं कट ऑफ। कट ऑफ की बात यह है कि ये तो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, और आप लोगों को दो यहाँ चीजें हैं कि भाई जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, और इसी में जो है आप लोगों का आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, और फिर सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट इतना आसान पूछा हुआ था, इतना आसान पूछा हुआ था कि इसमें जो लोगों का सिलेक्शन होना है ना, उन्होंने तो 78 क्वेश्चन भी किसी के ठीक है, 77 क्वेश्चन भी ठीक है। तो जिन लोगों का सिलेक्शन होना है, मैं अगर आप लोगों को बताऊं, इधर कम से कम 72 प्रश्न जो हैं वो ठीक होने चाहिए थे। 72 से लेकर के इधर तो 78 तक भी लोगों ने ठीक किए हैं, है ना। तो मतलब 72 से लेकर के हम इसको एक एवरेज ले लेते हैं, सिलेक्शन होने वाले लोगों का जो है 72 से 75 प्रश्न जिन्होंने ठीक किए हैं, उनका सिलेक्शन मुझे लगता है होगा यहाँ पर। संस्कृत का पोर्शन तो ऐसा था। जनरल अवेयरनेस का ये होता है कि संस्कृत वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, उनमें से जो लोग तैयारी करते हैं और तैयारी करते हैं, उसके आधार पर मुझे जैसा बताया गया, हमारी जो टीम है, टीम ने जब ये पेपर सॉल्व कराया तो हमें आइडिया होता है कि इस पेपर को जो है क्या लेवल गया है। थोड़ा सा कठिन था, तो इसको ध्यान में रखते हुए 10 में से मुझे ऐसा लगता है कि जो अच्छा तैयारी करने वाला व्यक्ति होता है उसने 6 प्रश्न यहाँ पर ठीक किए हैं, 5 से 6 प्रश्न जो है इधर ठीक किए हैं। और जो इधर रीजनिंग एबिलिटी वाला है, इधर तो 7 से लेकर के 8 प्रश्न भी ठीक किए हैं लोगों ने, क्योंकि ये इसके प्रश्न ऐसे नहीं थे। आईसीटी की नॉलेज के प्रश्न भी मुझे बताया गया कि जी 5 से 6 प्रश्न जो है वो ठीक किए हैं लोगों ने, और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न भी 5 से 6 की रेंज में ठीक हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ एक डेटा बनाऊं हमारा, अब हमारा एक पैरामीटर तैयार हो जाता है जिस पर हमने कैलकुलेशन कर ली है। तो उस कैलकुलेशन में आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं जो डेटा बता रहा हूं, बल्कि यहां तक कि आयुष सर जब एक बार कट ऑफ का वीडियो बना रहे थे, बिहार वाला वीडियो जब बना रहे थे, तो नीचे कमेंट में लोगों ने लिखा कि तू बैठता एग्जाम में, तेरे इतने नंबर आ जाते तो ये वीडियो बनाता, तब हम तेरी मानते। हालांकि बच्चों को क्योंकि निराशा होती है, पर मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग इस कैलकुलेशन के आधार पर जो है निराश मत होइएगा। अगर आप में से इसका आप यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दरवाजे आगे हमेशा खुले रहते हैं, पढ़ाई लिखाई कीजिएगा, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलो मैं अगर इसको आप लोगों को जोड़ूं तो ये हो गए हैं 7 5 12 5 17 5 22, 22 नंबर जो हैं इधर हो गए हैं। 8 और 6 14, 6 20, 6 26, 22 अंक से लेकर के 26 अंक का जो है हमारा जो ये एक आ रहा है डेटा, और इधर 72 से 75। तो मैं हमारा जो डेटा है, इस डेटा में 80 में से जिन लोगों ने 72 से लेकर के, बल्कि 73 से लेकर के जो है जिन्होंने 76 तक प्रश्न ठीक हुए हैं लोगों के लगभग, और इधर 22 से लेकर के 26 प्रश्न तक ठीक हुए हैं। अगर आप लोग इसको जोड़ोगे, जोड़ करके हम लोग एक डेटा देते हैं सामान्य जनरल कैंडिडेट्स के लिए, तो ये 95 जो है अंक से लेकर के इधर हमारा जो है 6 6 12 102 हो जाता है। तो 95 से लेकर के 102 के बीच में, मतलब 95 96 से अधिक जिनके अंक हैं उनका डेटा, ये कट ऑफ का मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा है आप लोगों को यहाँ 95 96 से लेकर के। तो मैं जनरल की कट ऑफ अगर आप लोगों को बताऊं, जनरल की कट ऑफ जो मुझे लगता है सीटों की संख्या को देखते हुए, इसमें से कहां गया हमारा ये रहा, तो सामान्य की जो कट ऑफ है कुल मिलाकर के हमारी यहां जो हुआ है 95 से 102। तो इनमें से जनरल की जो सीट जाएगी, क्योंकि जनरल में SC ST OBC से भी चले जाते हैं, तो इधर जो है मुझे ऐसा लगता है कि 96 97 से लेकर के 97 प्लस जिसके होंगे, 97 से 97 से लेकर के जो है इसको 102 हमारा जो डेटा आ रहा है, ये हमारी जनरल की जो है वो जानी चाहिए, कट ऑफ जानी चाहिए। इससे कम मुझे नहीं लगता जाएगी ये। AWS का जो है वो 1-2 नंबर का ही फर्क आता है, बल्कि 1-1.5 नंबर का फर्क आता है। 95 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है। OBS में ज्यादा फर्क नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि OBS का जो पूरे देश से OBS की संख्या भी ठीक ठाक होती है। इसको भी जो है वो 94 से 95 हमारी कट ऑफ जो है वो जाएगी। SC का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। SC का जो डेटा है, इसको खैर इसको मैं बता नहीं पाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये इसका कितने लोगों ने फॉर्म भरा है और उनका क्या आंकड़ा बनता है, यहाँ फर्क थोड़ा सा ज्यादा आ जाता है। और इस ज्यादा आने का फर्क जो है ये 88 भी जा सकता है, ये 90 भी जा सकता है, ST का थोड़ा सा और कम भी जा सकता है। तो ये अलग बात हो गई है। कुल मिलाकर के आप लोगों को जो इसका जो डेटा मैंने आप लोगों को दिया है, ये लगभग कैलकुलेशन के आधार पर किया गया डेटा है। इसमें एक आध इधर जो है करके हमारी कट ऑफ बननी चाहिए। अब आप में से लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए
कि 120 में से जिनके इतने नंबर हैं उन लोगों का सिलेक्शन तो हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। अब जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन्हें निराश नहीं होना है, और ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ तो आएगी, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है, मेरा अपना कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन को करने में मुझे आज बहुत ज़्यादा भरोसा थोड़ा सा इसलिए भी नहीं हो रहा है, मुझे विद्यार्थियों ने बहुत ज़्यादा लोगों ने जो है वो इसके बारे में सूचना नहीं दी है कि EMRS का क्या किस तरह का पेपर हुआ है, पर मेरे बैच से जो मुझे डेटा मिला वो ये इस तरह का डेटा लग रहा है कि उन लोगों का सिलेक्शन, जिनके इतने नंबर है उनका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। आप लोगों की क्या राय है? नीचे मैं एक गूगल फॉर्म डलवा देता हूं, अपने नंबर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कुछ बहुत ज़्यादा अंतर आप लोगों के नंबर जो हैं, मैं आप लोगों को एक गूगल फॉर्म डलवा रहा हूँ, इसमें इस तरह से अपना डेटा दीजिएगा कि पेपर 1 में जो है आप लोगों का जो है संस्कृत में कितने हैं, और आप लोगों का जो है वो जनरल सेक्शन 40 में से कितने नंबर हैं, अंग्रेजी जो है वो आपका भाषा क्वालिफाइंग है या नहीं है। इस तरह से अगर आप लोग मुझे डेटा दे देंगे तो आप लोगों को अगर आवश्यकता लगी, मुझे बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा होगा, तो एक फाइनल कट ऑफ के लिए दोबारा वीडियो भी आप लोगों को दे देंगे। मेरा कैलकुलेशन जो है ये है उन तथ्यों के आधार पर जो अब तक होता आया है, बाकी देखो क्या होता है। आप सभी को जो है अध्यापक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं पहले से ही। फिर भी जो है आगे अपनी तैयारी करते रहिएगा जब तक आप लोगों का फाइनल रिजल्ट नहीं आता है। और EMRS के बाद अभी जो है ये वाली वैकेंसी तो अभी चलो इसका रिजल्ट ही आना बाकी है और ज्वाइनिंग ही बाकी है, लेकिन इसके तुरंत बाद आप लोगों को EMRS की लगातार 3 साल तक वैकेंसी दिखने वाली है। मतलब 1 वर्ष हो गया, अगले 2 वर्ष और आप लोगों को 24 में भी 25 में भी वैकेंसी दिखनी है, जो नए नए स्थापित हुए हैं। और केंद्र सरकार का क्योंकि प्रोजेक्ट है तो जल्दी ही आप लोगों को इसमें फिर कोई वैकेंसी दिखाई देगी। तैयारी अभी से कीजिएगा। नमस्ते, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों की कमेंट की प्रतीक्षा में हूं मैं।